तो बोलना चाहे तो फिर हमको ही बोलना पड़ेगा कि मतलब प्रक्षेत्र शक्ति के स्रोत ऐसा, तो उससे अच्छा तो फॉर्म पावर सोर्सेस ही ठीक है ना? तो ऐसे ही होगा, मतलब इसको जो इंजीनियरिंग की जो ट्रांसलेशन ऐसा होगा कि उससे अच्छा आप ही लोग बोलोगे कि हिंदी ही सही, ये मतलब इंग्लिश ही सही। तो फॉर्म पावर के मतलब हमारा जो फॉर्म पावर या एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो मेनली क्या क्या होते हैं ऑपरेशंस, टीलेज है, प्लांटिंग या प्लांट प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीनरीज, ठीक है। इस टाइप की या अदर स्टेशनरी जॉब्स जो है इरिगेशन या थ्रेसिंग, सेलर, क्लीनर और ग्रेडर। ये क्लीनर और ग्रेडर क्या होता है, हो सकता है ये भी एक डाउट होगा। पोस्ट हार्वेस्ट वाला है, ठीक है ना। तो वो किस टाइप का चीज हो गया, वो आपका स्टेशनरी है ना। तो उसमें या तो आप इंजन से यूज कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिकल पावर से, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें यह है कि जो ऐसे फॉर्म ऑपरेशंस जिनको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग जो ऑपरेशंस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए जो सोर्स यूज होगा वो कहलाएगा आपका फॉर्म पावर सोर्सेज। उसमें पहला है ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, जिसमें कि मैकेनिकल में क्या है, ट्रैक्टर भी है, पावर टिलर भी है और इंजन्स है, ऑयल इंजन्स, ठीक है। और इसमें मोटर नहीं आ रहा क्योंकि मोटर कहां आएगा, इलेक्ट्रिकल पावर में आ जाएगा, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी में बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। अब जैसे बायो इसमें अपन अगर देखें रिन्यूएबल एनर्जी में, तो अब रिन्यूएबल में जैसे सोलर पावर है, तो सोलर पावर क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, देन उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी जैसे आप कहीं पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो सोलर पावर का यूज आजकल किसके थ्रू होता है, सोलर पैनल। सोलर पैनल आजकल एग्रीकल्चरल मशीनरीज में भी यूज हो रहा है। तो कल एक कोई डाउट में मतलब पूछे थे कि सोलर पावर स्टेशनरी में ही बस यूज होगा या रिन्यूएबल एनर्जी या मोबाइल में, तो मैं वो भी बताया था कि वो डिपेंड करता है। जैसे आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, आप क्या लगा लियो, सोलर पैनल लगा लियो, मशीन ऑपरेट हो रहा है, मोबाइल मतलब मूव कर रहे हैं, उसमें भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो कल एक ये भी डाउट आया था। फिर अब अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है कि उसमें पहला क्या है, ह्यूमन पावर। अब ह्यूमन पावर में मतलब ऐसा बताने का ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर ऑपरेशन है वो ह्यूमन पावर के बिना नहीं होता है, चाहे ऑपरेटर के फॉर्म में हो, ठीक है, या चाहे हेल्पर के फॉर्म में हो या मशीन ऑपरेटर हो, हमको मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो इससे जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूजफुल था, मैं बताया आपको, जो मैक्सिमम पावर जो एवरेज मैन डेवलप करता है वो कितना है, 0.1 HP। यहां पर ह्यूमन पावर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर अपन आते हैं एनिमल पावर में। एनिमल पावर में क्या था, अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अब ऐसा बोलोगे तो एनिमल पावर में अब एक होता है DAP, ड्राफ्ट एनिमल पावर, मतलब इसको डिस्क्राइब करने का कोई सेंस नहीं, उसमें से जो हमारा काम का है हम उसी को देखेंगे, ठीक है। जो हमको समझना है वो कौन सा, इंजन वाले पार्ट से शुरू होगा जो समझना है, ठीक है। इसमें काम का क्या है कि जैसे हमारा एवरेज मैन कितना पावर डेवलप कर रहा था, 0.1 HP, तो आपका एवरेज पेयर ऑफ बुलडॉग कितना करेगा, 1 HP का, ठीक है। और इसी को अगर सिंगल, जैसे ये एक पेयर का है, एक सिंगल का होगा तो कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। ये HP में है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर इसी में एक और क्वेश्चन आता है, एवरेज फोर्स अ ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10। ये अगर थोड़ा इंग्लिश ज्यादा हो रहा है तो इसको मैं और आसान, मैं कल भी बताया था कि कोई भी एनिमल कितना, जैसे कोई इंप्लीमेंट उसके पीछे अटैच है, वो इंप्लीमेंट को खींच रहा है, तो वो कितना फोर्स लगा के उस इंप्लीमेंट को खींच सकता है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, उसके बॉडी वेट का 1/10 है। तो मैं एग्जांपल भी बताया था कि अगर उसका बॉडी वेट 500 kg होगा तो उसका 10th पार्ट कितना हुआ, 50 kg। तो वो 50 kg का क्या कर सकता है, एवरेज फोर्स जो है एक्सर्ट कर सकता है वो, ठीक है। मतलब इंप्लीमेंट को खींचने के लिए, क्योंकि देखो इसको भी अगर आप और बता देता हूं डिटेल, 50 kg का मतलब क्या हो रहा है, जैसे देसी हल लगा हुआ है, एनिमल उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। उस समय पे क्या होगा, सॉइल का रिएक्शन होगा, भाई वो जमीन में गड़ रहा है तो क्या होगा, सॉइल का रिएक्शन होगा। तो उस समय कितना पुल फोर्स लगा है उसको बोलते हैं 50 kg। अगर उससे ज्यादा लगेगा, जैसे मशीन हैवी है, सॉइल रिएक्शन होगा, वो खींच नहीं पाएगा। अगर वो 50 kg से ज्यादा होगा, मतलब उसके बॉडी के 1/10 से ज्यादा हुआ, तो वो नहीं खींच पाएगा, ठीक है। इसी को अपन बता रहे हैं। तो जब डिजाइन करते हैं एनिमल ड्रॉन इंप्लीमेंट्स को,
तब हम क्या निकालते हैं, उसके बॉडी वेट का 1/10 जो भी निकलेगा हम ये कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा ड्राफ्ट ना लगे, ये उसका मतलब है। लेकिन हमको उसमें वो समझने वाली बात है, क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट यही लाइन आएगा, आपको यही पूछेगा कि एवरेज फोर्स ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट कितना होगा, तो 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग मैकेनिकल पावर में। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, इसमें क्या क्या आ जाएगा, ऑयल इंजन आ जाएंगे, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइंड मशीन्स हैं। ठीक है, ये सब जितने भी मैकेनिकल इंप्लीमेंट्स हैं वो आ जाएंगे आपके मैकेनिकल पावर में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में क्या आ जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं। फिर बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये यूज होता है किसमें, एज अ रिन्यूएबल एनर्जी पावर सोर्स का, फॉर्म पावर सोर्स का। अब यहां से हमारा फिर से इंजन शुरू होता है। अब जहां जहां पे आपको डाउट होते रहेगा ना, वहां पे मेरे को आप बताते जाएंगे, तो हम लोग वहां पे रुक के डिस्कस करेंगे। बाकी मैं रेगुलर जैसे कल पढ़ाया था वैसे फिर से पढ़ा रहा हूं, और थोड़ा सा डिटेल में अपन कोशिश करेंगे कि और डिटेल में देखें। तो इंजन क्या था, इंजन इज अ मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट, ठीक है, डेवलप्ड बाय बर्निंग फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क। हीट मतलब क्या हो रहा है, जैसे फ्यूल जलेगा, बर्न होगा तो क्या होगा, उससे हीट निकलेगी। ठीक है, उसी हीट को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजफुल वर्क में लेके आ रहे हैं। उसको सीधा सीधा समझोगे तो केमिकल एनर्जी, केमिकल फ्यूल क्या है, पेट्रोल जो है या डीजल है, वो क्या है, एक प्रकार का केमिकल है, उसको आप बर्न किए। ठीक है, उसके बाद क्या मूव हो रहा है, पिस्टन मूव हो रहा है। तो पिस्टन क्या है, मैकेनिकल चीज है, तो केमिकल एनर्जी से क्या किया आप, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली। सिंपल है ये। फिर ये इंजन है, इंजन क्या कर रहा था, यहां तक इसका वर्किंग और इसका डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज इंजन। तो इंजन इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स, तो इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है। पहला क्या था, बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल का मतलब जो फ्यूल चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कोल हो, कोई भी फ्यूल होगा इंजन से, मतलब जो आपका इंजन का सिलेंडर है जिसमें आपको दिखाया था, उसके बाहर जब उसमें क्या होगा, कंबशन का प्रोसेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब जो कंबशन का प्रोसेस है वो कहां हो रहा है, एक्सटर्नल, इंजन के एक्सटर्नल पार्ट में हो रहा है। ऐसे इंजन एक्सटर्नल कंबशन, जैसे अपन फोटो भी देखे थे, अभी देखेंगे। फिर सेम इंटरनल कंबशन इंजन, इसमें क्या था, द कंबशन प्रोसेस ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। जैसे हमारा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो हम लोग देखे, वो क्या था, इंजन सिलेंडर के अंदर ही हो रहा था। तो उस टाइप के क्या हो जाएंगे, इंटरनल कंबशन, उसी को हम क्या बोले थे, आईसी इंजन। ठीक है, ये जैसे था, यहां पे आपको बताया था, यहां पे कंबशन प्रोसेस यहां पे हो रहा है। ठीक है, पिस्टन और सिलेंडर कहां पर है, यहां पर है। तो अगर पिस्टन मतलब इंजन सिलेंडर के आउटसाइड में कंबशन प्रोसेस होगा तो वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, और आपका इनसाइड ये वाला जो कंबशन प्रोसेस हो रहा है वो इनसाइड द इंजन सिलेंडर हो रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटरनल कंबशन इंजन। एकदम क्लियर है, डाउट हो तो बताते जाना। फिर अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड। मैं आपको बताया था, अगर डीजल यूज हो रहा है तो डीजल इंजन, पेट्रोल यूज हो रहा है तो पेट्रोल इंजन। ये हमारे का काम का नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर इस पे नहीं चलता है, क्योंकि हम इंजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको वो क्लासिफिकेशन में पता होना चाहिए। ठीक है, कि प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन ये सब यूज होता है एज अ गैस इंजन में, लेकिन क्योंकि वो एग्रीकल्चर में एप्लीकेबल नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं। फिर बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, जैसे आपको मैं बताया था, जहां पे स्पार्क प्लग, और हम लोग एक और क्या था, डीजल के केस में क्या था, तो सर बता रहे हैं भाई, आप लोग नहीं बता रहे। हाँ बोलो बोलो, हेलो। नहीं पावर स्ट्रोक नहीं, मैं अभी हम लोग इग्निशन वाला पूछ रहे हैं ना। जैसे ये स्पार्क इग्निशन था, तो वैसे एक और क्या था, कंप्रेशन इग्निशन। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन, इसी को हम लोग क्या बोले थे, कार्बोरेटर टाइप पढ़ते हैं ना, या अपन देखते हैं कार्बोरेटर में कचरा आ गया वाला, ऐसा हर कोई बात करता है, तो वो किसमें होता है, पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई इंजन, ये भी बताया था मैं आपको। ठीक है, ये सब मैं इसलिए आपको बार बार सेम चीज, मैं जितने बार ये पीपीटी बताऊंगा यही चीज बताऊं, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप लोग को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, इसी को स्पार्क इग्निशन बोलते हैं, इसी को कार्बोरेटर टाइप बोलते हैं, इसी को पेट्रोल इंजन बोलेंगे। क्यों? स्पार्क इग्निशन में ही पेट्रोल यूज होता था, ये मैं आपको बताया हूं, और यही ऐसा ही इंजन है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया था? अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इनटू द इंजन सिलेंडर। सबसे पहले आप लोग याद करो, पेट्रोल मतलब डीजल इंजन में क्या था? सिर्फ एयर कंप्रेस होता था, और पेट्रोल में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या बोले थे? चार्ज। ठीक है, फिर इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन बाय यूजिंग अ स्पार्क प्लग, क्योंकि हम अभी इग्निशन का ही क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन क्या था? इग्निशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो इसमें इग्निशन किसके थ्रू हो रहा है? डन बाय यूजिंग अ स्पार्क प्लग। ये उसकी फोटो है, ये कहां लगा रहता है? तो ये यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर द स्पार्क प्लग प्रोड्यूसेस अ स्पार्क एंड इग्नाइट्स, इग्नाइट मतलब जलाना, द एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, यही क्या कर रहा है? इस जो मिक्सचर था, जो चार्ज था, उसको क्या कर रहा है? इग्नाइट कर रहा है। ठीक है, इसका काम ही यही है। और ये मैं आपको बताया था, ये किस पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे? तो बेस्ड ऑन ओटो साइकिल। ठीक है, इसका नाम क्या था वो हमको वीडियो में बाद में दिखा था, निकोलस ओटो। ठीक है, तो अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीजल साइकिल और ओटो साइकिल, तो डीजल साइकिल पे क्या था? डीजल इंजन, तो अपने आप ऑटो में क्या हो जाएगा? पेट्रोल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन। मतलब आपको मैं फिर बताया था, पेट्रोल के केस में क्या कर रहे थे हम लोग? कंप्रेस कर रहे थे। तो कंप्रेस मतलब क्या होगा? प्रेशर डालोगे, तो वहां पे क्या चाहिए? कांस्टेंट प्रेशर चाहिए। और यहां पे क्या कर रहे हो आप? एयर और फ्यूल का मिक्सचर डाल रहे हो, तो वो क्या चाहिए हमको? एक कांस्टेंट वॉल्यूम में डालना है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ये किसी ना किसी, भाई एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर क्या है? कोई चीज है, क्वांटिटी है, उसका क्या ले रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है ना? तो इससे आप लोग को याद हो जाएगा कि डीजल पेट्रोल साइकिल ही क्या है, मतलब जो ऑटो साइकिल वाला जो पेट्रोल इंजन, वो क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन पे बेस्ड है वो। ठीक है, यहां तक क्लियर? ऑनलाइन वाले नहीं हो तो बताना भाई। ठीक है, और अब हम लोग आ गए किसमें? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अभी क्या था? इसके पहले स्पार्क था, ये क्या हो जाएगा? सीआई, कंप्रेशन इग्निशन। और उसमें हम लोग क्या बोले थे? कार्बोरेटर टाइप का था, तो ये क्या हो गया? इंजेक्टर टाइप। ठीक है, उसमें आप ये समझो, एक और क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल इंजन का हार्ट क्या है? विच कंपोनेंट इज नोन एज हार्ट ऑफ द पेट्रोल इंजन? वो कहलाता है कार्बोरेटर। ठीक है, ये कहीं क्वेश्चन अपन जब वो ऑब्जेक्टिव वाला देखेंगे तो उसमें आएगा भी। तो ये क्यों है? क्योंकि जो कार्बोरेटर का काम क्या है, जब अपन कंपोनेंट में आगे जाते तब पता चलता। तो उसमें ये है कि वही एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर जो हम लोग डाल रहे हैं ना यहां पर, ये अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इनटू द इंजन सिलेंडर। तो ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, ये कौन तैयार कर रहा है? कार्बोरेटर तैयार कर रहा है। अब ये क्योंकि पार्ट है थ्योरी का, जब अपन आप लोग बीएससी में पढ़े हो, ये उसका पार्ट है। ऐसे जाएंगे तो बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस है ना वो, तो वो इस मिक्सचर को कौन तैयार करता है? कार्बोरेटर। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? हार्ट ऑफ द पेट्रोल इंजन क्या है? कार्बोरेटर। ठीक है, फिर वापस हम लोग इसी में आ गए सीआई इंजन में। अब इसमें क्या हो रहा था? एयर इज कंप्रेस्ड है। ठीक है, एक तो और हमको ध्यान रखना है कि उसमें क्या था? एयर प्लस फ्यूल था, इसमें सिर्फ एयर है। ये भी, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब वो क्वेश्चन बनाना होगा तो बेसिक आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो वो कुछ भी क्वेश्चन बनाए यहां से। तो हमारा यहां पे क्या है? सिर्फ एयर है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और जो मैं आपको ये भी बताया था, ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, ये कितना जा रहा है? 700 से 900 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। तो जितना ज्यादा आप उसको कंप्रेस करते जा रहे हो उतना टेम्परेचर, हमारा एम भी वही है, हम जानबूझ के चाह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़े। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पार्क प्लग तो लगा नहीं है, मतलब उसमें जलाने का कोई अलग से सोर्स नहीं है, तो आप टेम्परेचर ही इतना हाई कर लो। अच्छा, डीजल भी क्या है? एक प्रकार का फ्यूल है, ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें आग नहीं लग सकती। देखो, ये भी आप जब जैसे आप फ्यूल की क्वालिटी में जाएंगे ना अपन, जब फ्यूल वाला सिस्टम आएगा तो उसमें सेक्शन है एक, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा जो फ्यूल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आप पेट्रोल में माचिस लगाओगे ऐसा तो वो जल जाएगा, लेकिन डीजल नहीं जलेगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, या नहीं पता है तो ऐसा होता है।
तो इसी केस में क्या हो रहा है यहां पर, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पार्क प्लग माचिस का ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें डीजल इंजन में स्पार्क से चला लोगे बोलोगे तो नहीं जले। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने प्रेशर पे वो जलेगा। तो इतने प्रेशर पे हम जनरेट किए हाई प्रेशर, उसके बाद आपको स्पार्क प्लग की जरूरत ही नहीं है। आप क्या किए, फाइन पार्टिकल्स एट दिस स्टेज आप पहले टेम्परेचर बढ़ा लिए हो यहां पे, अब बहुत ज्यादा क्या है वहां पे हीट हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। एट दिस स्टेज डीजल इज स्प्रेड इनटू द सिलेंडर इन फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और है तो आखिर वो फ्यूल, तो क्या होगा, वो गर्म होने के बाद जल जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये लिखा है ना, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर द फ्यूल गेट्स इग्निटेड, वो अपने आप ही जल जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, डीजल इंजन। इससे ज्यादा बाहर कोई काम कहीं नहीं है, इसमें इतना समझ के हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब फोटो बोलो तो भाई फोटो यहां लगा भी हुआ है। अब ये क्योंकि इस पर्टिकुलर काम का नहीं है, अब इसमें देखो इंजेक्टर ये बता रहे हैं, इस फोटो का मतलब ये है कि यहां पे अब क्या हो गया, स्पार्क प्लग को रिप्लेस कर दिया हम किससे, इंजेक्टर से। अगर आप एसआई वाले में देखोगे तो यहां पे क्या था, स्पार्क प्लग, ये लिखा हुआ है, यहां पे इंजेक्टर है क्या, नहीं है, ठीक है। और ये देख लो भाई, लड़के इसको जानते हैं, लड़कियां शायद नहीं जानती होंगी स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है, यही चीज है, यहां से क्या होगा, ये फिट रहेगा और यहां से जनरेट होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा इसी का कंटिन्यू है, ये जो किस पे है, जो बेस्ड प्रिंसिपल, तो डीजल साइकिल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर कांस्टेंट प्रेशर, जो उसमें क्या था, पेट्रोल में कांस्टेंट वॉल्यूम था और इसमें प्रेशर, क्यों, अब समझ में आ गया, क्योंकि हमको क्या करना है, हर बार एक एक सिलेंडर में कांस्टेंट प्रेशर से, आप जब सेम प्रेशर रहेगा तभी तो सेम टाइम पे उसमें कंबशन होगा ना भाई। इसमें अगर आप कम टेम्परेचर कर दिए, प्रेशर कर दिए, तो हो सकता है वो टाइम पे कंबशन ही नहीं होगा, तो हमारा जो फायरिंग ऑर्डर था वो बिगड़ जाएगा। तो हर चीज इसलिए होता है, तो ये किस पे है, इसको इसलिए कंटिन्यू, मतलब जितने बार इंजन का, मतलब पिस्टन का मूवमेंट होगा उतने बार कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए 50 केजी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हर बार उतना ही होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल। तो वर्किंग साइकिल क्या है, तो पहला 4 स्ट्रोक और दूसरा 2 स्ट्रोक। तो व्हेन द साइकिल इज, क्योंकि देखो साइकिल की बात करें ना, वर्किंग साइकिल, तो हमारा वर्किंग साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, व्हेन द साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 रिवॉल्यूशंस, मतलब जो 4 स्ट्रोक्स हैं वही हमारे क्या है, वर्किंग साइकिल्स हैं। तो कब कंप्लीट होंगे, जब आपका क्रैंकशाफ्ट का 2 रिवॉल्यूशन होगा कंप्लीट, मतलब हाफ में एक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, 2 स्ट्रोक कंप्लीट हुए, बाकी जो दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ उसमें बाकी के बचे 2 स्ट्रोक। सेम 2 स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, व्हेन द साइकिल, मतलब हमारा ये पूरा इवेंट कब कंप्लीट होगा, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, मतलब आधे रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक, फिर बाकी के आधे में बचा हुआ 2 स्ट्रोक। यहां तक क्लियर है। ऑनलाइन वाले भी बताते जाएंगे ना, यहां आप लोग का फेस मैं नहीं देख पा रहा हूं। अब यहां से जैसे इसमें इमेज में कुछ कम था, है ना, तो इसमें हम लोग कंपोनेंट्स को देख लेते हैं एक बार। डिटेल में ये नहीं, इसमें तो ये गायब हो गया, ये इसमें लेकिन ना डिटेल में दिया है, वो भी ठीक है, कार इंजन का है, लेकिन इसमें ट्रैक्टर लिख दे क्या, हाँ लिख देना सर, ट्रैक्टर इंजन कंपोनेंट। ट्रैक्टर हो गया है तो नहीं भाई, मैं गलत स्पेलिंग नहीं लिख सकता ना।
ये थोड़ा सा ठीक है। ये है सर, ये वाला अच्छा दिख रहा है, नाम लिखा हुआ है। ये ठीक है, देखो और बड़ा होता है क्या ये? हाँ सर, इसको लॉन्ग प्रेस है। ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं आप लोग को ये? ठीक। तो अभी इसमें से हमारे काम का जो जो हम लोग अभी कल भी डिस्कस किए हैं, देखो सबसे पहले अपन चलते हैं, ये सिलेंडर हेड दिख रहा है आप लोग को, ये वाला पोर्शन जो है सिलेंडर हेड, ये वाला जो है हमारा मेन क्या है, ये क्या कहलाएगा? सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, इसमें देखो ये जो शेप बना हुआ है 1 2 3 4, तो ये कितना सिलेंडर का इंजन है? 4 सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले ये समझ में आया, ये आपका क्या हो गया? सिलेंडर ब्लॉक कहलाएगा ये वाला पोर्शन। इसके ऊपर क्या हो गया? सिलेंडर हेड। ठीक है, और ये जैसे अब ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये जैसे दिख रहा है आपको, तो क्या लिखा? हेड गैस्केट। मतलब वही बताया ना, जैसे कोई भी जो पार्ट होते हैं उसको अपन डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ लाइनर, गैस्केट, ये सब अटैच करते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे दिख रहा है ऑयल पैन, इसी में क्या होता है आपका? लुब्रिकेशन ऑयल इसी में रहता है। ठीक है, और क्या दिख रहा है यहां पर? एक तो मैनीफोल्ड वाला भी था, कल डिस्कस किए थे, किसी को याद है? एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड और इनलेट मैनीफोल्ड। तो ये जो दिख रहा है आपको एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, ये तो जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस जो है ना, वो यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये कैम शाफ्ट दिख रहा है हमको, ये वाला जो देखो ऊपर में क्या था, नीचे क्या था हमारा? क्रैंक शाफ्ट था। यहां पर ये क्योंकि ये ढका हुआ है, ये जो दिख रहा है, ये जो बाहर निकला हुआ ना शाफ्ट, ये क्या है आपका? यही क्रैंक शाफ्ट है, और ये ऊपर में कैम शाफ्ट है। ये क्या करता था? किसको ऑपरेट करता था? जो वॉल्व से, ठीक है, उसी को ये ऑपरेट कर रहा था। और बाकी फिर जो कंपोनेंट्स हैं वो छुप गए हैं इसमें। ये बड़ा नहीं होगा ना? खैर ये इमेज फट भी रहा है। हाँ, लेकिन ये देखो एक सिंगल सिलेंडर एक्चुअली, ये यहां पे देखो आपको मूवमेंट दिखेगी, ये पिस्टन लगा हुआ है। अच्छा, इसमें ये पिस्टन है, ये क्या है? कनेक्टिंग रॉड। ये किससे कनेक्ट हुआ है? क्रैंकशाफ्ट से। ये एक तरफ क्या है? फ्लाईव्हील है। ठीक है, और इस तरफ यहीं से क्या लगा हुआ आपका? यहाँ पे कैम शाफ्ट लगा हुआ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? अगर ये वो है, इसमें दिख नहीं रहा है, पेट्रोल है, ये डीजल। अगर पेट्रोल है तो क्या होगा? यहाँ पर स्पार्क प्लग होगा, और अगर डीजल है तो इंजेक्टर लगा हो। ठीक है, और क्या देखना है आपको? बाकी सब तो कॉमन है फिर। ठीक है, मेन क्या है हमारा? अच्छा, ये फ्लाईव्हील जो है, फ्लाईव्हील के बारे में हम लोग अभी आया नहीं है तो समझ नहीं पाए हैं। होता क्या है, जब आप जैसे गाड़ी को हम लोग चालू करते हैं, तो फ्लाईव्हील का काम क्या है? वो ना एनर्जी को स्टोर करता है। अब वो कैसे? जैसे ही हम लोग गाड़ी को चालू किए, जैसे आप चाबी चालू किए, सेल दबाए, तो जो हमारा स्टार्टर लगा होता है इंजन में, वो क्या करता है? सबसे पहले किसको घुमाएगा? फ्लाईव्हील को घुमाएगा। तो फ्लाईव्हील किससे अटैच है? क्रैंकशाफ्ट से। अभी क्या हो रहा है, हम लोग जब गाड़ी चालू हो जाती है, तब के केस में ये वाला प्रोसेस है ना, अभी वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो क्या हो रहा है इसमें? उल्टा होगा, रिवर्स। आप चाबी लगाए तो जो स्टार्टर है वो क्या करेगा? स्टार्टर ये फ्लाईव्हील को घुमाएगा। तो फ्लाईव्हील घुमाएगा किसको? क्रैंकशाफ्ट को। क्रैंकशाफ्ट किसको घुमाएगा? कनेक्टिंग रॉड को। कनेक्टिंग रॉड से क्या अटैच है? पिस्टन। तो वो क्या होगा? सेम मूवमेंट वो उसको देगा, और जैसे क्या हो जाएगा आपका, मतलब पावर स्ट्रोक हुआ, पावर स्ट्रोक होने के बाद क्या हो जाएगा? वो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होता है, जो इसमें पिनियन गियर होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है? डिटैच हो जाता है, फिर फ्लाईव्हील अपने आप घूमने लगता है। ठीक है, हम लोग किक भी मारते हैं, तो किक किससे लगा? वो फ्लाईव्हील से लगा हुआ है। जो आप गाड़ी में, स्कूटी में किक मारेंगे, तो उसका जो यही है लास्ट, यहां से मान के चलिए किक है वो, इसको आप कर रहे हो तो ये घूम रहा है। और जब चाबी से हम लोग सेल्फ करते हैं, तो ये क्या होता है? यहां पे स्टार्टर लगा होता है, तो वो स्टार्टर उसको घुमाता है। ठीक है, अब इसको हटा दें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इतना नहीं होगा तो फिर समस्या है। ठीक है, ये पिस्टन, अब ये इमेज और देख लो। ये पिस्टन है, और ये देखो, इस दिख रहा है कि ये मैं आपको बताया भी था, ये क्या था?
स्मॉल एंड, हम लोग जब वीडियो देखे तब आया था। ये बिग एंड था। ये किससे कनेक्ट होगा? पिस्टन से। किसके थ्रू? पिस्टन पिन। उसी को क्या बोले थे हम लोग? गडजन पिन। ठीक है। और इस तरफ वाला जो था किससे कनेक्ट था? क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट आ गया, इसके इस एंड से वो कनेक्ट होगा। और क्रैंक शाफ्ट के बाद फिर एक तरफ क्या होता है? ये फ्लाईव्हील का है। ठीक है, एक एंड में क्या हो जाएगा? फ्लाईव्हील लगे रहेगा। और ये आपका क्या था? यही आपका इंजन ब्लॉक था। ये कितना सिलेंडर का इंजन है? 3 सिलेंडर का इंजन है। ये क्या हो जाएगा? उसका हेड हो जाएगा। ठीक है, ये कैम शाफ्ट है, ये स्पार्क प्लग, ये वॉल्व है, ये इनलेट, और मान लीजिए ये एग्जॉस्ट वाला। ये सिलेंडर है जिसके अंदर क्या होगा? ये पिस्टन रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, इसी के अंदर पूरा कंबशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हम लोग वही जो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक वाला। तो अब 2 स्ट्रोक में क्या बता रहा है? द होल सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्या हो जाएगा? यही चारों प्रोसेस। सक्शन या इनटेक, वर्ड में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद रखना है कि सक्शन बोलते हैं, इनटेक बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेशन, पावर को ही क्या बोलते थे? कंबशन स्ट्रोक। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या हो गया आपका? एग्जॉस्ट। आर कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन मतलब क्या हुआ? पहले स्ट्रोक में क्या हुआ? जब पहला स्ट्रोक हुआ तो क्या हो जाएगा आपका? इनटेक या सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होगा। और दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा आपका? पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, ये क्लियर है। और इसी को फिर आगे क्या बता रहे? देखो, 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ये भी हमको क्लियर हो चुका है। फिर देयर इज अ नो वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ इंजन, मतलब जहां पे 2 स्ट्रोक की बात होगी वहां पे क्या होगा? वॉल्व नहीं होता है। वहां पे क्या होता है? पोर्ट्स होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या था? इनटेक, ट्रांसफर और एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, इसका कल हम लोग वीडियो भी देखे थे। पर ये चारों ये जो है ना, एक बार ना उसको लोग बाहर रखो। ये है, ये जैसे ये हुआ पहला इनटेक या सक्शन। ठीक है, तो ये यहां पर देखो, यहां पे आपका क्या है? वॉल्व, जो इनटेक पोर्ट है, ये इनटेक है, ये एग्जॉस्ट है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसफर। ठीक, तो अब दोनों ये वाला पहला जो इनटेक और ट्रांसफर एक साथ होना है। मतलब जैसे ये यहां से ये चार्ज देखो ड्रॉ हो रहा है, ये जो डॉट डॉट है ये यहां तक आ रहा है अभी। तो इसमें क्या हो रहा है? सेम समय पे, क्योंकि यहां पे कुछ क्लोजिंग तो है नहीं। ठीक है, और पोर्ट का मतलब ये है कि यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि ओपनिंग है। ठीक है, यहां पे क्या हो जा रहा है? इसी समय पे क्या हो रहा है? वो इनटेक और आपका कंप्रेशन जो होगा वो कैसे एक साथ हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा, यहां से चार्ज इनटेक होके ऊपर चला जाएगा, तब तक ये ऊपर जब तक पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगा? कंप्रेशन होगा। इसलिए क्या हो जा रहा है? ये आपका पहले में ही दोनों एक साथ हो जा रहा है। ठीक है, जैसे इसमें देखो आपका ये, अब यहां से ये चार्ज अभी भी देखो यहां पर है, ये चार्ज कंटिन्यू, ये इनटेक का था और ये कंप्रेशन है। चार्ज देखो अभी एंटर होकर यहां तक है, लेकिन अब पिस्टन क्योंकि ऊपर चला गया तो चार्ज अब यहीं पे रुक गया। जितने चार्ज जो थे पेट्रोल और एयर के जो मिक्सचर थे वो यहां जो पहुंचे वो कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अभी अब क्या हो गया? यहां पर आपका ये वाला वॉल्व अभी भी ये कम से कम यहां से चला गया, मतलब आपका इंटेक वॉल्व अभी भी ओपन है। ठीक है, और एग्जॉस्ट क्या हो गया? आपका बंद है अभी। तो अभी क्या आप यहां पे सिर्फ 2 ही ऑपरेशन हो पाया, पहला इनटेक और दूसरा कंप्रेशन। अब फिर तीसरे में आ जाइए। अब क्या होगा? यहां पर जैसी कंप्रेशन होगा, तो मैं आपको बताया था कल कि कंप्रेशन के लास्ट में क्या होता है? कंबशन होगा। मतलब जो स्पार्क प्लग है वो क्या करेगा? स्पार्क करेगा। उसी समय में क्या हुआ? आपका पावर स्ट्रोक हुआ या कंबशन स्ट्रोक हुआ। ठीक है, अब उसी के कारण मूवमेंट जो होगा इसका, इसी समय में क्या हो जा रहा है? इसका मूवमेंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ये नीचे जाएगा तो ये इस समय ये क्लोज है अभी, और ये वाला ओपन हो गया। तो ये ओपन होने से क्या हो रहा है? एग्जॉस्ट गैसेस बाहर। अब जैसे ये फिर ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा? ये वॉल्व फिर ओपन हो जाएगा। ये तो ये जैसे ही ओपन हुआ, चार्ज फिर इसमें से जाएगा और यहां ऊपर जाते तक कि जितना चार्ज यहां पे इकट्ठा हुआ वो कंप्रेस हो जाएगा, फिर वापस यहां पे आ जाएगा वो। क्लियर है? 2 स्ट्रोक मतलब ये, क्योंकि मैं आपको कल भी बताया था, ये माइनर ऑफ सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये ऊपर जाते तक के वो कैसे कंप्रेस होगा करके, या इसके नीचे आते तक कि कैसे ये दोनों साथ में होंगे।
क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ ये डिजाइन ही ऐसा है ना, ये वॉल बंद हो जाएगा तो ये जब नीचे जाएगा तब तक ये बंद कर देगा, तो एक ये आपका आउटलेट वाला ही तो जो है ना, एग्जॉस्ट ही तो खुला है। तो क्या हुआ आपका, इसी समय पे ये हुआ यहाँ पे कंबशन, और उसी समय में इसके नीचे जाते जाते में ही क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गए। और जब ये नीचे पहुंचा, तब जब ये ऊपर जाएगा तब तो यहाँ पे ओपन होगा ना ये, और जैसे ये ओपन हुआ, इसके ऊपर पहुंचने तक के क्या हुआ, यहां चार्ज इकट्ठा हो गया। तो हमको कहने का मतलब ये कि पिस्टन की मूवमेंट को हमको देखना है कि पिस्टन जब नीचे आया तो ये दोनों वाला प्रोसेस नहीं हो सकता, ये हो चुका है। अब जैसे ऊपर जाते रहेगा तो उसी समय में क्या होगा, इंटेक हो गया है और वही ऊपर जाके कंप्रेस कर देगा उसको। तो ये एकदम सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो क्लियर हो। ठीक है, हाँ इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा यूट्यूब, कल कौन सा देखे थे अपने, ये वाला एनिमेशन ठीक है। अब इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा देखिए, आपको समझ में आ ही रहा है। ये यहाँ पर ये वाला जो है ट्रांसफर पोर्ट ये कहलाएगा ना, ये एग्जॉस्ट है, ये आपका इनलेट हो गया। ठीक है, यहां से ऐसा ड्रॉ होगा। अरे ये तो छोटा सा था है। दूसरा वाला देखते हैं। टू स्ट्रोक ये थोड़ा साउथ में है, चलेगा ये वाला हालांकि ना एकदम वो दिखाता है, लेकिन 2 स्ट्रोक वर्सेस 4 स्ट्रोक है, इसमें दोनों आ जाएगा लग रहा है। ये भी कम है, 9 सेकंड का दिख रहा है। एनिमेशन, हाँ इसी से मतलब इसमें कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। अगर उसको आप थोड़ा सा देखोगे ना, समझोगे तो एकदम क्लियर समझ में आता। अरे यार ये तो रेसिंग कार वार है। हाँ, और ये भी मैं बता रहा हूँ, इस टाइप में भी 2 स्ट्रोक यूज होता है, इसलिए शायद बता रहा। मैं एक बार बताया था, स्कूटर बहुत तेज भगता है अगर, इसलिए इसमें भी यूज करते हैं उसको। देखो जैसे ही ऊपर जा रहा है, यहां से इनलेट और ये ट्रांसफर पोर्ट एक साथ काम करते हैं। फिर से देखो, अभी ये ऊपर गया, ये यहाँ पे दोनों काम हुआ ना, ट्रांसफर अभी हुआ, उसके पहले क्या हो चुका था, यहाँ पे इनलेट हो चुका था। और जैसे ही अब अगले फिर से देखना, अब ये यहाँ पे कंबशन हुआ, अब ये नीचे जा रहा है, तब तक के क्या हुआ, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गए, और फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू हुआ। और कंप्रेशन के लास्ट में क्या कर रहा है, स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है। ठीक है, ये इंटेक पोर्ट दिखा हुआ है, अब ये कुछ डिस्क्राइब भी कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो तो लॉसेस तो होना है, कोई भी इंजन 100% इफिशिएंट नहीं होता है, वो तो लॉसेस हीट के फॉर्म में होना ही है ना। जैसे एक तो यही था, एग्जॉस्ट में कितना 20-30% गैसेस से ही बाहर निकल गया था, मतलब वो इंजन और इफिशिएंट हो सकता था, लेकिन क्योंकि हम उस गैसेस को क्या नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पाए। देखो तब तक के बंद है ये दोनों, जब तक कि वो नीचे नहीं आया। देखो और तुम्हारे लिए सिंपल कर दिया इसको, ये इसी को चार्ज बोल रहा हूं मैं, है ना, डॉट डॉट जो अपन उसमें किए थे, यही चार्ज। कंप्रेस, हाँ, कंबशन और एग्जॉस्ट एक साथ, मतलब वो पिस्टन का मूवमेंट जब तक कि वो अपने
नीचे यहां, अब देखो जब ये नीचे आया तब तक ये भी क्या हो गया आपका, ये ट्रांसपोर्ट वाला ऑन हो गया यहां पर से, तो तब तक क्या हो रहा है, उसके ऊपर जाते तक के इनलेट और ट्रांसफर पोर्ट से वो जाते तक अब यहां पे कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो हमको ये मतलब अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि कौन कौन सा स्ट्रोक एक साथ हो रहा है। ठीक है, फिर आपका एक रिवॉल्यूशन में ही क्या हो जा रहा है, चारों स्ट्रोक हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन में 2 और हाफ रिवॉल्यूशन में 2। तो ये इतने कॉन्सेप्ट के बाद हमारे जो काम का चीज है वो ये है। ठीक है, और एक चीज और इसमें यह है कि इसमें सिर्फ स्पार्क प्लग ही यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 स्ट्रोक सिर्फ पेट्रोल इंजन होता है। ये आपको अपने से अब सोचना है। ठीक है, अब देख लो भाई ये और कहां कहां इसका यूज हो सकता है। एग्रीकल्चर छोड़ के सब दिखा रहे हैं ना, तो और इसमें समझने कि आगे चलें फिर अपन, ये कितना देर और बचा है। ये देख लो, ये इसमें भी बताएगा। हाँ, जो जितनी पुरानी गाड़ियां थी उसमें सब 2 स्ट्रोक रहता था। RX 100 जो है वो भी 2 स्ट्रोक इंजन है। हाँ, अब देखो जिसको बहुत लोग इसलिए समझ नहीं आए, जो लोग बाइक इंजन नहीं जानते तो उनके लिए समस्या है भाई। थोड़ा तो आपको इंजन के बारे में पता होना चाहिए। स्कूटी चला रहे हो तो आप लोग, क्योंकि लड़के तो कुछ ना कुछ खोल खाल के खुद ही सुधारने की कोशिश करते हैं, जब नहीं हो पाता है तब फिर वो मिस्त्री के पास जाते हैं। चलो इसको बंद करें, फिर 4 स्ट्रोक देखेंगे। ठीक है, वो कैसे हटे। ठीक, तो 2 स्ट्रोक क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन 4 स्ट्रोक में। तो फिर अब यहां पे क्या हो जाएगा, जो 4 इवेंट्स आर कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, एक स्ट्रोक में 2 और दूसरे स्ट्रोक में 2। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक इवेंट एक एक स्ट्रोक में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, 4 स्ट्रोक। और उसमें इवेंट देखो, इवेंट 4 ही है। इसमें भी सक्शन है, कंप्रेशन है, कंबशन है और एग्जॉस्ट है। उसमें भी उतना ही था, लेकिन क्या हो रहा है, जो स्ट्रोक है इसके 4 में हो रहा है और उसके 2 में हो रहा था। ये क्लियर है। ठीक है, फिर अगला जो आया, फिर 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। उसमें कितना था, 1 रिवॉल्यूशन था। ठीक है, उसी से अब आपको एकदम क्लियर होते जाएगा। कल हम लोग क्या था, 720 डिग्री कैसे लेके आए थे फायरिंग इंटरवल में भाई, क्योंकि जब 2 रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक बार में 360, तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, 720। ठीक है, फिर इसमें क्या बोल रहा है, इंजन हैज वॉल्व्स फॉर इनलेट ऑफ चार्ज एंड आउटलेट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। वॉल्व यहां पे क्यों मेंशन किए, क्योंकि हम लोग अभी पोर्ट देख के आ रहे हैं, उसमें वॉल्व नहीं था। तो आपको ये याद रखना, अब इसमें इनलेट पोर्ट नहीं बोलोगे आप, इसमें क्या हो जाएगा, इनलेट वॉल्व हो जाएगा। और इसमें ट्रांसफर पोर्ट या ट्रांसफर वॉल्व नहीं है, अब सिर्फ 2 ही वॉल्व रहेंगे। ठीक है, और द ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसी वॉल्व के कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, कैम से। और कैम किसमें लगा हुआ है, तो कैम शाफ्ट में। ठीक है, अभी अपन देखे भी थे और भी देख लेंगे। फिर कैम शाफ्ट को कौन ड्राइव कर रहा था, क्रैंक शाफ्ट। फिर ये तो उस किससे कर रहा था, सुटेबल गियर और चेन से। ठीक है, जैसे हमारा चेन स्पॉकेट लगा होता है गाड़ी में, दोनों तरफ गियर है, उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, चेन। ठीक है, वैसे ही इसमें लगा होता है। फिर इसमें एक और काम का चीज क्या था, द कैम शाफ्ट रन्स एट द हाफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। मतलब वो अगर 4 रिवॉल्यूशन कर रहा है क्रैंक शाफ्ट, तो वो क्या हो जाएगा, 2 रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, और आपका इसमें देख लो, फिर इंटेक वॉल्व ओपन है। क्यों, क्योंकि कौन सा प्रोसेस हुआ, ये सक्शन या इंटेक है। तो इंटेक वॉल्व या सक्शन वॉल्व क्या है आपका, ओपन रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी इसको क्या करना है, यहां से अगर डीजल इंजन है तो क्या आएगा, यहां से एयर आएगा, पेट्रोल है तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। ये एकदम क्लियर, मैं बार बार बोलने का मतलब ये है कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, यहां पर आया, इसमें वॉल्व की पोजीशन क्या होगी, इंटेक वॉल्व खुला होगा और एग्जॉस्ट वाला बंद रहेगा। ठीक है, पिस्टन की पोजीशन क्या है, वो अभी किस पे है, BDC पे है। भाई तब तो शक किया ना, जब वो नीचे जाएगा, फिर मैं आपको और याद दिला रहा हूं, पिचकारी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, पिचकारी को आप पानी में रखोगे, खींचोगे, तभी उसमें पानी भरता है। तो वही क्या कर रहे हैं, वही सक्शन प्रोसेस है। मतलब जो हमारा पिस्टन है वो क्या हुआ, TDC से BDC में आया। मतलब आप नीचे पकड़ के खींच रहे हो, समझो इसको। तो ये नीचे जाने से क्या हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होगा, यहाँ पे जो भी होगा, वहां पे एयर हो या फिर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर हो, वो उसको सक करेगा। फिर सेकंड क्या हो गया आपका, कंप्रेशन। अब पिस्टन क्या होगा, BDC से TDC की तरफ जाएगा। ये एरो दिख रहा है, ये एरो इसी को डिनोट कर रहा है।
क्यों? कंप्रेस करना है तो क्या कर रहे हो आप? फिर पिचकारी को पकड़े आप, जब आप उसको प्रेस करोगे तभी उसमें से रंग निकलेगा, कलर निकलेगा, ठीक है? तो वही कंप्रेशन हुआ। इसमें वॉल्व की पोजीशन क्या है? दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट क्लोज्ड है। फिर आपका थर्ड वाला क्या हो गया? पावर या फिर कंबस्टन स्ट्रोक। इसमें क्या हो रहा है? दोनों वॉल्व क्लोज रहेंगे, क्योंकि जब कंप्रेशन जैसी कंप्लीट होगा, यहां पर जैसे ये अपने ऊपर टिप पे जाएगा, उसी समय पे अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, और अगर डीजल इंजन है तो डीजल के इंजन में इंजेक्टर जो लगा है वो फाइन पार्टिकल्स में डीजल फ्यूल को क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा? यहां पे कंबस्शन होगा, आग लगेगी, ठीक है? ये देख लो आग का निशानी भी है यहां पर। और पिस्टन का पोजीशन फिर क्या हो जा रहा है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब यही वो पोजीशन है जहां से अब हम लोग किक मारने के बाद जो गाड़ी चालू हो जाती है वो यही है। इसके बाद आप जब वो गाड़ी चालू हो गई तो ये वो मूवमेंट फिर अपने आप शुरू कर देता है, ठीक है? फिर एग्जॉस्ट में क्या होगा? दोनों वॉल्व की पोजीशन बंद रहेगी, मतलब सॉरी ओपन रहेगा, कौन सा? एग्जॉस्ट वाला। और पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो वॉल्व यहां से खुले रहेगा, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? गैसेस अपने आप बाहर निकल जाएंगे। क्लियर यहां तक? ऑनलाइन वाले बताइए, और जिसको डाउट है वो नोट करके रखो, मैं बोला भी था अगली बार हम लोग क्लियर कर लेंगे करके। अगर आप लोगों को कल डाउट रहा होगा तो आप लोग नोट किए होंगे। अच्छा, इसका वीडियो भी देख लेते हैं एक बार। हाँ 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 हाँ, क्योंकि गैसेस को हमको बाहर निकालना है ना भाई। जैसे आप क्या किए, क्वेश्चन ये है कि ये वाला वॉल मतलब इसमें बंद है कंप्रेशन के समय में, और इसमें खुला है, तो इनका यही कहना है कि ये मतलब जब बाहर जाएगा, मतलब बाहर हमको गैस निकालना है, तो एक वॉल को हम बंद किए, यहां से बाहर निकला। जैसे इंटेक में क्या था, हमको यहां से हाँ फ्यूल या एयर का मिक्सचर या फिर एयर को हमको अंदर लाना था, इसलिए हम इस वॉल को ओपन रखे थे और इसको बंद रखे थे। क्यों? क्योंकि यहां से आने का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बंद है। और सेम यहां से जाने का कोई सोर्स नहीं, इसलिए ये बंद है, और यहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगे बाहर, ठीक है? क्लियर है भाई? हाँ, तो भाई अब देखो कंप्रेशन कब होगा, कंप्रेशन कब होगा? अगर एक बात बताओ, जैसे कंप्रेशन का मतलब आप क्या समझते हो? किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं तो आप कैसे करोगे? हाँ, तो जैसे आप मान लो पिचकारी है, एग्जांपल के लिए पिचकारी में आप कलर लिए, ठीक है, पानी भर लिए, अब उसको सामने की तरफ प्रेस करोगे तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर उसको क्या करोगे, हम सामने से हाथ रख देंगे उसमें, ठीक है, सामने से अगर हाथ रख दोगे उसके बाद उसको करेंगे तो वो फिर कंप्रेस कहलाएगा, ठीक है? तो कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा? हाई प्रेशर में दोनों तरफ से उसको कंप्रेस करना है। तो जब दोनों तरफ से कंप्रेस करना है तो भाई दोनों वॉल्व बंद रहेंगे ना, यहां से बंद रहेगा, यहां से आप कंप्रेस करोगे तब तो वो कंप्रेस होगा ना। जैसे कहीं से अगर हाँ खुल गया तो वो तो जो भी चीज है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? और दूसरा चीज ये कि तीसरा, कंबस्शन में क्यों बंद है वॉल्व? क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक खुले रहेगा तो वो जो गैसेस है वो बाहर निकल जाएगी। तो हमको फिर क्या करना है? हमको अभी दोनों वॉल्व को बंद रखना है। क्यों? क्योंकि हमको इसी से काम है। यही जो हीट, जो अपन सबसे पहले में क्या डेफिनेशन में क्या पढ़े कि हीट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही वो हीट है। अगर ओपन, कोई भी वॉल्व ओपन रहेगा तो हीट तो बाहर चला गया ना। तो ये पिस्टन जितना तेजी से नीचे जाना था उतना तेजी से नीचे नहीं जाएगा। तो दोनों में वॉल्व का क्लोज होना जरूरी है। इसलिए नाम भी क्या है, देखो, इनलेट वॉल्व है या इंटेक वॉल्व है। तो इनका मतलब जब इंटेक हो गया इस वॉल्व का काम खत्म, ठीक है? वैसे ही एग्जॉस्ट वॉल्व है, तो एग्जॉस्ट वॉल्व का काम क्या है? एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालना। एग्जॉस्ट मतलब क्या हुआ? बाहर, ठीक है? समझ आया आपको? सेकंड में क्यों पावर स्ट्रोक होगा भाई? हाँ भाई, अगर बिना किसी चीज, जो मान लो फ्यूल है, तो फ्यूल को पूरा हमको कंप्रेस करना है पहले। हमको सिर्फ जलाना नहीं, ऐसा तो पेट्रोल सिर्फ जलाना नहीं है ना, हमको
उस प्रेशर पे, उस टेम्परेचर पे जलाना है कि वो उतना पावर जनरेट हो सके। जैसे एक तो क्वेश्चन अभी ऑनलाइन में ये पूछ रहे हैं कि हम यही क्यों नहीं जला रहे सेकेंड स्ट्रोक में। तो भाई मेन ये है कि पहले हम यहां पे कंप्रेस कर रहे हैं ना। अभी जब यहां पर इंटेक हुआ तो इंटेक होने से क्या था, वो तो अभी नॉर्मल है, वो अभी ना वो हाई प्रेशर पे है ना हाई टेम्परेचर पे है। तो जब हमको हमारा जो इंजन है वो इतना पावर जनरेट ऐसा ही नहीं कर रहा है, उसको कंप्रेस करने का मतलब ये है कि हमको पहले उसको हाई प्रेशर में हाई टेम्परेचर में कंप्रेस किए तो उतना ज्यादा वो पावर जनरेट करेगा, उतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा, उतना वो रिवर्स एक्शन देगा, उतने तेजी से वो पिस्टन को नीचे करेगा। ये कॉन्सेप्ट है उसका, इसीलिए उसको 4 स्ट्रोक में बांटा गया है। ठीक है। और एग्जॉस्ट में तो फिर सीधी बात है कि भाई हमारा जो अब यहां पे कंबशन होने के बाद जो गैसेस थे, क्योंकि देखिए हमारा काम क्या था, इस मतलब कंबशन होने के बाद ये जो जितना हीट जनरेट होगा वो पिस्टन को नीचे पुश कर दिया। अब वो जितना तेजी से जाना था वो चला गया, लेकिन गैसेस यहां पे फिर भी रह गई हैं। तो जब ये नीचे आएगा, वापस अपने पोजीशन में आएगा, तो ये वॉल्व ओपन होगा और ये गैसेस यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। इसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, कल बताया था, बताओ भाई। नहीं, इसी जो एग्जॉस्ट गैसेस के निकलने के प्रोसेस को भी एक वर्ड बोला था मैं, स्क्वेंजिंग। जो रिमूवल ऑफ बर्न गैसेस, एक क्वेश्चन आता है, रिमूवल ऑफ बर्न गैसेस इज नोन एज स्क्वेंजिंग। ठीक है। अब वो लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन वाला करेंगे ना एक बार, तब फिर जो क्वेश्चंस और निकलते हैं ना, उसको फिर अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, ये इतना ब्रॉड है, मतलब फॉर्म मशीनरी, फॉर्म पावर जो है, कि उसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है, जो कोर्स में था आप लोग के यूजी में। कॉम्पिटिटिव वाला और सब्जेक्टिव में थोड़ा सा अंतर रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है। तो इसको हम लोग कल देखे थे, आप लोग को याद होगा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में, कि अब वापस से हम लोग देख लें, इट हैज अ 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ठीक है। और इसमें क्या था, 2 रिवोल्यूशन था। ठीक है। और ये हाई टॉर्क जनरेट करता था और ये लेस टॉर्क। ठीक है। और इसमें क्या लगे होते हैं, पोर्ट्स। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स। ठीक है। इंजन रिजल्ट्स इन लेसर थर्मल इफिशियंसी, और इसमें क्या था, हायर थर्मल इफिशियंसी, मतलब वही जो हमारा कितना हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उतना। ये दोनों में जब इफिशियंसी देखोगे तो हमारा जो 4 स्ट्रोक है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है। फिर ये वाला मैं आपको बताया था, इट हैज लार्जर रेशियो इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट, मतलब ज्यादा पावर, जितना जनरेट पावर बढ़ाते जाओगे उतना इंजन का वेट बढ़ते जाएगा। तो ये उसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। ठीक है। यही सब पॉइंट्स को ओवरकम करते हुए हम लोग क्या किए हैं, 4 स्ट्रोक में आए हैं। ठीक है। फिर इट जनरेट्स मोर स्मोक एंड सोज लेस इफिशियंसी, और इट जनरेट्स लेस स्मोक एंड सोज मोर इफिशियंसी। ठीक है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है। रिक्वायर्स मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल एज सम ऑयल बर्न्स विद द फ्यूल। मैं आपको बताया था कि फ्यूल के साथ में ही क्या चाहिए, उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए होता है। इसके केस में ऐसा नहीं है। फिर ड्यू टू पुअर लुब्रिकेशन मोर वियर एंड टियर ऑक्योर्स, क्योंकि इसमें क्या था, ये पुराना इंजन है, तो इसमें क्या है, उस टाइप की लुब्रिकेशन सिस्टम जब हम आगे पढ़ेंगे वैसी फैसिलिटीज इसमें नहीं है। ठीक है। अब बहुत सारा नया सिस्टम आ चुका है लुब्रिकेशन का, बहुत इफिशियंट। इंजन आर चीपर एंड आर सिंपल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये सब बात अपन देखे अभी, वो RX 100 बोलो या कोई भी जो पुरानी गाड़ी है, वो बहुत सिंपल सा इंजन बना हुआ था। ठीक है। तो ये सब इसका कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब हम लोग कल से हम लोग तो देख रहे हैं TDC, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पिस्टन का जब टॉप मोस्ट पोजीशन होगा, किसका, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पिस्टन, जहां पे वो पहुंचता है वो क्या कहलाएगा, TDC। ठीक है। टॉप डेड सेंटर इसका फुल फॉर्म है। BDC क्या हो गया इसका, द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है। जो सबसे निचला हिस्सा इसका आएगा पिस्टन का, तो वो कहलाएगा आपका BDC। ठीक है। बोर किसको बोले थे हम लोग, तो इंटरनल डायमीटर ऑफ द लाइनर, मतलब ये जो है इसके अंदर क्या था, एक लाइनर लगा होता है, जिस सिलेंडर लाइनर बोलते हैं, उसी को ये क्या बोल रहा है, बोर, ये लिखा हुआ है। ठीक है। और स्ट्रोक क्या था, तो मूवमेंट ऑफ पिस्टन, TDC से BDC जो गया उसका मूवमेंट जो कहलाएगा वही स्ट्रोक है। ठीक है। यही हम लोग नहीं बोलते एक स्ट्रोक, तो 4 स्ट्रोक हुआ तो सक्शन हुआ, मतलब क्या हुआ,
जो पिस्टन है वो यहां से टीडीसी से बीडीसी गया तो वो उसका एक स्ट्रोक है, तो वही स्ट्रोक और बोर। ठीक है, इसमें स्वेप्ट वॉल्यूम क्या था कि जो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जब बीडीसी से टीडीसी जब जाएगा तो ये वाला वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अपन, जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं तो इतने पोर्शन को जो वॉल्यूम आप निकालोगे वही कहलाता है आपका क्या, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम एबो द पिस्टन क्राउन, ये पिस्टन यहां पे खत्म हुआ, क्राउन मतलब क्या होता है, मुकुट है ना, तो मुकुट मतलब उसका ऊपरी हिस्सा, उसके बाद का बचा हुआ, तो ये क्या बता रहा है इसको, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, और कंप्रेशन रेशियो सीआर का फॉर्मूला क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो नीचे कट गया है तो इससे क्या निकलता है, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो एक डेटा है, उसको नोट कर लो आप लोग, ये है 8:10। रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, उसका यूनिट क्या होता है, रेशियो का यूनिट, कंप्रेशन रेशियो का यूनिट क्या हो, कोई भी रेशियो का यूनिट क्या होता है, परसेंट। नहीं तो उसमें हम लोग अभी 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, समझो यूनिट लेस होगा ना भाई। वॉल्यूम का क्या हुआ यूनिट, मीटर क्यूब, क्लियरेंस वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब, तो दोनों कैंसल, तो यूनिट लेस हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ, हाँ तो फिर कहां परसेंट हुआ, जब मैं इसमें बोलूंगा इनटू 100 तब आप बोलोगे ना कि फिर परसेंट में है करके, ये क्लियर होना चाहिए भाई, आप लोग कैसे कर रहे हो। तो पेट्रोल इंजन के केस में क्या होता है, 8-10% होता है क्या, कंप्रेशन रेशियो, और आपका जब डीजल में आ जाओगे तो 14-21 ये रेशियो है ना, यूनिट नहीं है इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका डीजल इंजन के केस में। मतलब क्या हुआ, इसमें फिर क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो डीजल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है, इसीलिए कई लोग के मन में आता होगा कि ट्रैक्टर को हम पेट्रोल से क्यों नहीं चलाते, तो थर्मल इफिशियंसी भी किसकी ज्यादा है, डीजल की ज्यादा है, कंप्रेशन रेशियो किसका ज्यादा हुआ, डीजल इंजन का। ठीक है, इस टाइप का चीज है, और जैसे आप वो भी जानते हो कि एवरेज जो हमको गाड़ी माइलेज मिलता है वो किस में ज्यादा है, डीजल में ज्यादा है। ठीक है, और जो डीजल इंजन होता है वो लो मेंटेनेंस होता है, एक तो काम नहीं आता, काम आता है तो फिर लंबा काम। तो समझ में आ गया आप लोग को, मतलब ये हमको स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का यूज कहां पर है, तो कंप्रेशन रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब हमारा जो आपका जब कंप्रेशन रेशियो कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहीं पे जो बीडीसी से टीडीसी का जो आपका वो है वॉल्यूम है, उसमें कितना आपका मतलब हमको कंप्रेस करने पे कितना हमारा जो वो है आउटपुट और इनपुट का जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, कितना वॉल्यूम हमारा यूटिलाइज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या था आपका, बीडीसी से टीडीसी का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब जो पिस्टन क्राउन के ऊपर का हिस्सा, उसका जो मतलब आपका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ये नीचे कट गया है इसमें, अपन जब उसको बड़ा किए ना। यहां तक क्लियर है। अब वापस हम लोग इसमें आते हैं इंजन टाइमिंग। इंजन टाइमिंग का मतलब ये कि कब वहां पे क्या इवेंट हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट क्या है, वॉल्व की पोजीशन क्या है और एक्शन क्या हो रहा है। अब अभी तक क्या आप लोगों को फिर समझ में आ ही गया होगा। जैसे स्ट्रोक क्या है हमारा, मान लीजिए सक्शन, मतलब पहला स्ट्रोक है तो पिस्टन की मूवमेंट क्या होगी, वापस डायग्राम में थोड़ी जाना है आप लोग, एज्यूम आप इमेजिन करके देखो ना, आप लोग इतना डायग्राम हम लोग देख लिए हैं, आप इमेजिन करो कि सक्शन के केस में क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी जब नीचे आएगा, और कहीं जब समझ में नहीं आया पिचकारी वाला इमेजिन करो, पिचकारी को आप खींच रहे हो, तो जैसे खींचोगे या पानी में रख के तो क्या होगा, वहां पे सक्शन होगा, मतलब जो कलर वाला पानी है वो किसमें आ गया, पिचकारी में, तो वहां पे क्या आएगा, एयर या फ्यूल का मिक्सचर, या फिर अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर का सक्शन होगा। ठीक है, वॉल्व की पोजीशन क्या होगी, इनलेट वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा, एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। हमारा जो इनलेट मैनिफोल्ड जो हम लोग उसमें देख रहे थे, हम लोग इनलेट को ओपन इसलिए रखे हैं क्योंकि जो एयर या फ्यूल का मिक्सचर आएगा या सिर्फ एयर आएगा वो सिर्फ इनलेट मैनिफोल्ड से ही आ सकता है।
इसका कोई मतलब ही नहीं है एग्जॉस्ट वाल्व का, ठीक है, हम डिजाइन ही ऐसा किए हैं। फिर एक्शन क्या हो रहा है यहां पे, एयर इज सक्ड इन, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। और यहां पे क्या हो सकता है, फ्यूल प्लस एयर भी हो सकता है। ये एयर बोल रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है, डीजल इंजन की। अब तक के तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। फिर सेकेंड स्ट्रोक क्या है आपका, कंप्रेशन। अब फिर इमेजिन करो कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है पिस्टन, तभी कंप्रेस करेगा। और वॉल्व की पोजीशन क्या होगी, दोनों बंद रहेगी। दोनों जब बंद रहेगा और आप यहां से क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, तब तो वो कंप्रेस होगा ना। और ओपन रहेगा तो क्या होगा, यहां से वो एयर फ्यूल का मिक्सचर या एयर बाहर निकल जाएगा, तो कंप्रेस ही नहीं हुआ फिर, तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक ही नहीं कहलाएगा अगर ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहे हैं हम, एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। फिर थर्ड है पावर। पावर में क्या हुआ, फिर पिस्टन कहां पहुंच गया, टीडीसी में, क्योंकि वो कंप्रेस कर लिया। और फिर मैं बता रहा हूं कि कंप्रेशन के लास्ट में क्या होता है, स्पार्क होता है या फिर डीजल का स्प्रे होता है। तो पिस्टन की पोजीशन क्या होगी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, वहां पे कंबशन हुआ। अब कंबशन होगा तो क्या करेगा, वो मूव करेगा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ, तो टॉप से बॉटम की तरफ। और वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। अगर ओपन होगा तो क्या होगा, वो जो कंप्रेस्ड गैस था वहां पे जो बर्न हुआ, वो वहीं के वहीं बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्व आपका क्या था, खुला हुआ था, ठीक है, वो नीचे आएगा ही नहीं पिस्टन। तो यहां पे दोनों वॉल्व क्या हो गया, क्लोज हो गए। फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, डीजल इज इंजेक्टेड एंड एक्सप्लोजन, मतलब कंबशन, आग लगा वहां पर डीजल के केस में। और पेट्रोल के केस में क्या करेगा, जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्क करेगा और वहां पे फिर एक्सप्लोजन होगा। फिर लास्ट है आपका एग्जॉस्ट। अब फिर क्या हुआ, नीचे चला गया पिस्टन, क्यों, क्योंकि अभी कंबशन हुआ था, वो उसको पीछे नीचे कर दिया। अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहां पे बर्न गैसेस जो थे वो इकट्ठा है यहां पर। पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये वॉल्व ऊपर ओपन है तो ये यहां से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो इसमें इनलेट वॉल्व जो है वो क्लोज है और एग्जॉस्ट क्या है, ओपन है। और एक्शन क्या होगा, एग्जॉस्ट इज आउट, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, एक और है जैसे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो द रेशियो ऑफ एक्चुअल, यहां तक समझ में आ गया ना सबको, ऑनलाइन वाले और किसी को डाउट है, जिसको वॉल्व वाले में डाउट था उसको क्लियर हो अभी, ठीक, नहीं मतलब और मैं और हाँ, डीजल का 4 स्ट्रोक, ये स्पार्क थोड़ी लगा है इसमें, नहीं सर, वही ये तरीका सर, क्योंकि ये तो पोर्ट नहीं है ना अपना ना। हाँ वही थोड़ा पानी दे दो यार जब तक वीडियो चल रहा है। स्पार्क वाला वो मेरे को लगा ही सब देख, इसको भी देख लो, कंपोनेंट भी बता रहे हैं। हाँ हाँ प्लस उसमें इंजेक्टर, उसमें पार्ट। ये जो मैं इंटेक्ट मैनिफोल्ड बता रहा था ना, मतलब वो पूरा सिस्टम, पूरा तो क्लियर बता दे रहा है भाई, और क्या ले लोगे। वॉल की पोजीशन भी देखते जाओ, सब चीज को एक एक जो अपन डिस्कस किए ना, एक एक चीज को देखते जाओ। वो नीचे ही क्रैंकशाफ्ट भी दिख रहा होगा आप लोग को, वही मेन है।
मतलब पिस्टन ओवरऑल कर क्या रहा है, वो क्रैंक शाफ्ट को ही मूव कर रहा है, क्योंकि बाकी का अटैचमेंट किससे जुड़ा है, फिर क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। भाई दो एंड है क्रैंक शाफ्ट का, तो एक एंड में क्या लगा है, फ्लाईव्हील, और दूसरे एंड से क्या जाएगा, फिर जो आगे की तरफ जाएगा, क्लच प्लेट हो गया, गियर है, उसमें जाएगा। हमको उसमें नहीं जाना है, वो सब अलग चीज है, वो हमारे काम का नहीं है। हमको बेसिक प्रिंसिपल को समझ। हाँ, लेकिन ये जो अभी मूव किया था वो देखे ना, वो कितना माइनर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में किया था वो। अब ये चीज में आपको एज्यूम करना है कि फर्स्ट स्ट्रोक कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ, फोर्थ कब हुआ। मतलब जो इंजन डिजाइन है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर एक टर्म आता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, तो इसका फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय इंजन टू द थियोरेटिकल वॉल्यूम। मैं फिर बताया था आप लोग को, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल वॉल्यूम क्यों लेस हो जाता है थ्योरेटिकल से, क्योंकि क्या होता है वॉल्व का टाइमिंग, फिर इनलेट मैनिफोल्ड जो हमारा, देखो मैं कैसे, आप जैसे अगर आप थोड़ा भी एज्यूम करो कार या ट्रैक्टर को, तो रेडिएटर आपको पता होगा, रेडिएटर कहां लगा होता है, सामने लगा होता है, वो ओपन होता है, ओपन मतलब जाली टाइप का। उसको क्यों ओपन रखा गया है, क्योंकि एयर बाहर से अंदर आएगा। तो इनलेट जो मैनिफोल्ड है हमारा वहां से शुरू होता है, वहां से एक पाइप गई है और वो कहां पे आके अटैच है, समझ जाइए इनलेट वॉल्व के पास आके वो पाइप खत्म होती है। जैसे ही आप सक्शन मतलब पिस्टन नीचे जाएगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, तो टीडीसी से बीडीसी जैसी जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा। तो एयर कहां से आ रहा है, वो रेडिएटर के पास से आ रहा है। तो क्या हो रहा है वहां पे, इनलेट मैनिफोल्ड शेप मतलब टाइम लग रहा है उसमें। हम ये थ्योरेटिकली हम ये मान के चले कि 100% 100% एयर स्ट्रक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो उसका मैनिफोल्ड का जो शेप है वो मान के चलिए जैसे ये रेडिएटर है, तो यहां से वो स्टार्ट होके जब वो इंजन के पास यहां पहुंचेगा, यहां पर लगा है आपका क्या, इनलेट वॉल्व। तो इसको यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, एक कारण क्या होगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका एयर जो स्ट्रक कर रहा है वो एक्चुअल वॉल्यूम जो था वो कम हो जाएगा। किससे, थ्योरेटिकल से। जब हम बुक में कैलकुलेट करेंगे कॉपी में कि हम जब इंजन को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमारा मान लीजिए 100% या 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आना चाहिए, मतलब एयर आना चाहिए उतने वॉल्यूम का, तो वो कितना आ रहा है, मान लीजिए 0.7 हम कैलकुलेट किए थे, जो हम डिजाइन किए उसके अकॉर्डिंग 1 मीटर क्यूब आना था। तो एक ये कारण हुआ। दूसरा वॉल्व का टाइमिंग, ठीक है, वॉल्व टाइमिंग जो है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब हम तो एक ही सिलेंडर को देख रहे हैं ना, ऐसे कितने हैं, 3 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर हैं, तो इसमें क्या होता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय इंजन टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। इसको बस आप इतना याद रखो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है किसका, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। फिर आता है थर्मल इफिशियंसी। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू द एनर्जी इन फ्यूल बर्न टू द प्रोड्यूस दिस आउटपुट। मतलब हम लोग जब फ्यूल को बर्न किए, तो वो जिस समय वो बर्न हुआ, तो मान लीजिए 10 ml का फ्यूल और एयर का चार्ज वहां पे गया, जब वो बर्न हुआ तो मान के चलिए जो हीट जनरेट हुआ उसका कितना लॉस हो जा रहा है, तो क्या बोल रहा है 30% लॉस किसमें हो गया, कूलिंग वाटर एंड ऑयल में। हमारे जो गाड़ी में भी क्या होता है, एयर कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ट्रैक्टर में क्या होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। तो जितना हीट जनरेट हुआ था वो पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट द एनर्जी इन फ्यूल बर्न। मतलब जैसे आप डीजल को बर्न किए, जैसे आप देखें ना एग्जॉस्ट वाला जो, जैसे आप इसमें देखना यहां लिखा है 35% लॉस्ट इन एग्जॉस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो पावर स्ट्रोक जब हुआ, पिस्टन नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद भी वहां पे क्या बचा था, एग्जॉस्ट गैसेस। तो वो क्या है, हीट है, वो हीट लॉस हो गया। मतलब कि अगर वो पूरा यूटिलाइज होता तो हमको और ज्यादा पावर मिलता। तो वही क्या कहलाता है, थर्मल इफिशियंसी। मतलब कितना हीट जनरेट हुआ और कितना यूटिलाइज हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल इफिशियंसी। अब याद करिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में थर्मल इफिशियंसी 4 स्ट्रोक का ज्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ, वो हीट को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा है, ठीक है। ये वो जो लॉसेस जो है ना, मतलब ये आपका
जो एक्चुअल जो पावर हमारा इनपुट हुआ और जो आउटपुट है उसके बीच में जो लॉसेस थे, तो 30% किसमें लॉस हुआ? कूलिंग वाटर एंड ऑयल में। 10% लॉस हुआ फ्रिक्शन में, 35% एग्जॉस्ट। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वही है जिसको हम लोग एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय में जो गैस को बाहर निकालते हैं, तो वो भी क्या था? वो भी तो हीट है ना, और सेम टाइम में जनरेट हुआ था। वो अलग बात है कि वो यूज नहीं हो पाया। तो 25% ही कुल मिला के क्या, हाँ हाँ बोलिए, यूज होता है। हाँ नहीं, सेम दोनों में रहेगा, लेकिन ये है कि वो ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा 4 स्ट्रोक। भाई जैसे उसका, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये ओवरऑल है, ये एक ओवरऑल जनरल एजम्पशन है। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, ये जनरल एजम्पशन है। भाई हम जैसे अब ये बोल रहे हैं कि 100% मान लीजिए 10 ml हम फ्यूल डाले और उससे हीट 100% निकलना था, लेकिन वो जो है 25% यूज हुआ, तो बाकी का जो 75% है वो कहां गया? वो जनरल एजम्पशन यही है, वो चाहे किसी के भी केस में हो। अब ऐसे देखेंगे तो जो कूलिंग जो सिस्टम है, तो वो 2 स्ट्रोक इंजन में वाटर कूलिंग सिस्टम होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है? एयर कूलिंग होता है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं 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 ऐसा नहीं नहीं, वो बस ये पूछेगा कि ये मैं जो बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप ये बोलोगे कि भाई पावर आउटपुट मतलब थर्मल एफिशिएंसी में जो एक्चुअल जो वो था, हमारा हीट था, वो क्यों यूज नहीं हो पाया, वो इसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन जो आएगा वो सीधा ये पूछेगा कि थर्मल एफिशिएंसी किस में ज्यादा होता है। तो जब हम दोनों का कंपैरिजन देखे थे तो 4 स्ट्रोक का ज्यादा था, ठीक है, कंपेयर टू 2 स्ट्रोक। और ये जो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं यहां पे कि वो जो लॉसेस हुए, थर्मल लॉस बोलिए, तो वो कहां कहां पे हुआ, ये वाली बात है। और ये सिर्फ एक जनरल एजम्पशन है। इंपॉर्टेंट होगा तो मैं अपने आप हाईलाइट कर दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक है। और मैकेनिकल इफिशियंसी हम किससे निकालते थे? बीएचपी अपॉन आईएचपी। ये आप लोग अपनी यूजी में भी पढ़े होंगे क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आता था, अगर याद होगा तो, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है? अब ये बीएचपी आईएचपी क्या है, वो यहां अच्छा आगे है वो, अगर पहले इसको देख लेते हैं यहां पर। ये तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हम किससे निकाले? बीएचपी और आईएचपी, ठीक है। तो बीएचपी क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। मैं आपको बताया था इसको डायनेमोमीटर से ही मेजर करते हैं। वो किस टाइप का था? ब्रेक टाइप का डायनेमोमीटर था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्रेक हॉर्स पावर। ये क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको किससे मेजर किया जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर्स को? तो डायनेमोमीटर से। अब ये क्या है? इट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के एंड में जो हमको पावर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएचपी, ठीक है। और यही जो होता है, इसी मतलब जैसे 55 एचपी का जो ट्रैक्टर हम बोल रहे हैं ना, वो यही बीएचपी को ही डिनोट करता है। 35 एचपी का ट्रैक्टर मतलब क्या हुआ? वो एक्चुअल में क्या है? 35 बीएचपी। तो आप हमेशा भी याद रखना कि जब भी किसी भी ट्रैक्टर की एचपी की बात हो रही है, जो हमको बताया जा रहा है, तो क्या होता है? बीएचपी होता है, ठीक है। फिर दूसरा है जो हॉर्स पावर है, एक है पावर टेक ऑफ पावर टेक ऑफ जो शाफ्ट में होता है, ठीक है। पीटीओ जो शाफ्ट बोलते हैं, उसमें जो हम मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीटीओ हॉर्स पावर। और वो कितना होता है? अराउंड 80 टू 85% होता है, ठीक है। और ड्रॉप और पावर मैं आपको बताया था, जो जिसमें ट्रॉली हम सिर्फ फिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉप और उसी पे पावर जो मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप और पावर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डीबीएचपी, ठीक है। इट इज द पावर ऑफ अ ट्रैक्टर measured at the drawbar of a tractor. It is that power which is available for pulling loads, ठीक है। पुल करने के लिए, किसी भी ट्रेल टाइप के मशीन को पुल करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका है 50 to 55%। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछता है कि लिस्ट मतलब सबसे कम यूज होने वाला या सबसे कम पावर कहां पे मिलता है ट्रैक्टर में, तो वो है डीबीएचपी, ड्रॉबर हॉर्स पावर। या कहां पे मिलेगा? तो कंपोनेंट का नाम बताना है हमको, ड्रॉबर। और क्या बोला जाता है उस हॉर्स पावर को? तब हम लोग ड्रॉप और हॉर्स पावर बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? फिर है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या? इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू रन अ इंजन एट अ गिवन स्पीड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क। मतलब अगर
जैसे हम लोग अभी लॉसेस की बात किए, अगर कहीं पे लॉस नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, मतलब आईएचपी। लेकिन जैसे ही अब क्या होगा, गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, तो वो जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होगा वो कहलाएगा एफएचपी। तो इसीलिए हम लोग, अगर आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, आईएचपी कैसे निकालते हैं, तो क्योंकि वो बताया ना आईएचपी क्या था, आपका जो इंजन के अंदर इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, तो इंजन सिलेंडर में जितना पावर है उसको हम लोग क्या बोलते थे, आईएचपी। तो आईएचपी क्या होगा भाई, बीएचपी आपको पता है, और जो इसको कैसे निकाल सकते हैं एफएचपी को, तो क्या बोल रहा है, इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू रन द इंजन एट गिवन स्पीड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क। मगर अगर गाड़ी जैसे न्यूट्रल में खड़ी हुई है, उसमें कोई भी लोड नहीं है, तो उस समय देखिए लोड क्या होगा, तब होगा जब उसमें आपका, जैसे लोड बढ़ाओगे तब उसमें क्या होगा, आपका कांस्टेंट वाला जो है वो पोर्शन हट जाएगा, लोड बढ़ने से क्या होगा, उसमें फिर वेरिएबल वाला पोर्शन आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट जो टाइम पे जो हॉर्स पावर होगा उसको अपन निकालेंगे, और बीएचपी को जब आप ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, आईएचपी। इसका फॉर्मूला ही है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर इक्वल्स टू बीएचपी प्लस एफएचपी, मतलब आपको जो एक्चुअल पावर मिल रहा है और जो लॉस हो गया उसको दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल पावर मिल जाए। टोटल पावर क्या है, आईएचपी। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, आईएचपी इक्वल्स टू क्या हुआ, बीएचपी प्लस एफएचपी। मतलब ये जो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, मतलब जो लॉसेस हुए, और जो आपको एक्चुअल में बीएचपी, मतलब जो आपको कहां पे मिला, एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट में मिल गया, इसका मतलब जो लॉसेस कहां पे हो, विद इन द सिलेंडर जो लॉस हो गए उसको हम लोग जोड़ देंगे तो आपका टोटल मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस आपको समझना है। अच्छा, ये इसके पहले ये वाला पोर्शन छूटा है, फायरिंग ऑर्डर और फायरिंग इंटरवल। मैं सबसे पहले आपको बताया था, याद रखने का तरीका, ये सिर्फ किस पे डील करता है, पावर स्ट्रोक पे, हमको किसी दूसरे स्ट्रोक से मतलब नहीं है। तो अब क्या बोल रहे थे, सीक्वेंस इन विच द पावर, सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, कोई सीरियल होगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा, तो उसी का सीक्वेंस इन विच द पावर स्ट्रोक, ऐसा सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ पावर स्ट्रोक को काउंट करेंगे, इन ईच सिलेंडर ऑफ एन इंजन ऑकर्स इज कॉल्ड फायरिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें जैसे 4 सिलेंडर के लिए क्या था, 1 3 4 2, कल जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा वो आज फिर समझ लें। तो जो आपका पावर स्ट्रोक क्या होगा, पहले मान लीजिए किसमें हो रहा है, पहले सिलेंडर पे, तो दूसरा किसमें हो रहा है, तीसरे सिलेंडर पे। ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पे होगा। ठीक है, और एक बार देखते हैं, द फायरिंग ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय अरेंजमेंट ऑफ क्रैंक पिन ऑन द क्रैंकशाफ्ट एंड डिजाइन ऑफ कैमशाफ्ट। कहने का मतलब ये है, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही डिजाइन किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसलिए हमारे ये काम का है। तो इसका क्या है, 4 सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, 1 3 4 2 13 42, मतलब पहला पावर स्ट्रोक पहले सिलेंडर पे हुआ, फिर दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, और चौथा दूसरे पे। ठीक है, हो सकता है इसका भी वीडियो मिल जाए अपने को, देखेंगे एक बार, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ ज्यादा ही दूसरे डिटेल में चला गया है, और अपन देखते हैं, हमको सिर्फ हमें और होगा, आगे दिखाएगा। ये तो फायरिंग इंटरवल दिखा दिया, 720 डिग्री लिखा था ना।
हमारे काम की चीज में कब आएगा ये? यार ये थोड़ी देर में आ ही जाएगा। ये उस तरीके का हमको नहीं बताया जैसा हमको चाहिए था। वो बता सिर्फ पावर स्ट्रोक को ही रहा है। मैं ये चाह रहा था कि ऐसा मूवमेंट दिखाता उसमें कि पहले में हो रहा फिर तीसरे में हो रहा, इस टाइप का वीडियो मैं चाह रहा था। ये शायद ये हो, मतलब वो सिर्फ उतने को, उससे हमको ज्यादा काम का नहीं, उतना समय इसमें देने का कोई मतलब नहीं। वॉल्स एंड कैम शॉट नहीं कर रहे हैं। आई विल शो द फायरिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन विद सिलेंडर। देखो ये बोल रहा है 1342, अब इसको हमको नोटिस करना है 1342 को, ठीक है। अब किसमें क्या क्या स्ट्रोक चल रहा है उसको बता रहे हो। देखो जैसा अगर उसमें पावर हुआ मतलब 1 3, अब इसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन के बाद वाला प्रोसेस क्या है, कंबशन है ना। तो इसमें जब इसमें पावर हो रहा होगा तो इसमें क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। इसीलिए अगला इसमें हो गया। फिर 1 3 4 2, जब इसमें पावर हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन, क्योंकि अगला क्या होना है, पावर। फिर इसमें क्या होगा, जब इसमें हो रहा है तो इसमें कंप्रेशन, ठीक है। वापस मतलब सेकंड वाले 1 3 4 2। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, मतलब हाँ ये आएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे। और क्वेश्चन क्या है, यही नंबर 1 3 4 2 1342। और ये वाला जो है ऑप्शनल है, क्योंकि मैं वही बताया ना बार बार, क्योंकि हमारी तरफ से इन्होंने कि हम नहीं बताए थे, तो मोस्टली 1342 को ही लेता है। और सेम ये किसके लिए था, 4 सिलेंडर के लिए है। तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये 4 हो गया ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 153 624, ये भी मैं आपको रटा रहा था कल, अब तक के रट लेना है आपको। तो पहला जब यहां पे क्या हो रहा है, पावर हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होगा, इसके बाद आने वाला, उसके पहले क्या है, सक्शन। इसमें सक्शन हो रहा होगा ना भाई, तीसरे वाले में। फिर ये क्या होगा, इसमें एग्जॉस्ट हो गया होगा, ठीक है। और इसके पहले वाले में फिर क्या हो गया, एग्जॉस्ट से पहले फिर इसमें सक्शन हो जाएगा। इस टाइप का है। मतलब आपको यह समझना है कि अगर पहले वाले में पावर स्ट्रोक हो रहा है तो अगले वाले में कौन सा होगा, कंप्रेशन। उससे हमको मतलब नहीं, हमको बस याद रखना है ये फिगर। लेकिन आपको अब तक फायरिंग ऑर्डर क्लियर हो गया होगा कि कब कहां पर पहला फायर, मतलब आपको फायरिंग होगा, कहां पे पावर स्ट्रोक होगा, उसी को हम फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और फायरिंग इंटरवल मतलब उसी को होने में कब होगा, ठीक है, कितने डिग्री, मतलब वो क्या था आपका जो वो है, क्या बोलना चाहिए, क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है 360 डिग्री, तो कितने एंगल पे होगा। अब जैसे मैं आपको बताया था ये 720 डिग्री कहां से आया, इसका जो फॉर्मूला है फायरिंग इंटरवल का 720 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये किसके लिए है, 4 स्ट्रोक के लिए। फिर 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर, ये आपका 2 स्ट्रोक के लिए। ये क्लियर है क्यों हुआ, एक बार का कितना है 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन में। क्रैंकशाफ्ट 4 स्ट्रोक में 2 बार घूम रहा है, 360 प्लस 360
720, और इसमें एक ही बार घूम रहा था इसलिए 360। अब नंबर ऑफ सिलेंडर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 है कि 4 है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, उससे डिवाइड कर दोगे। 720 डिवाइड बाई 4 सिलेंडर है तो मान लो जो भी आएगा 180 डिग्री। इसको करोगे 360 को तो कितना हो जाएगा, जो 90 हो 120, ठीक है, जो भी होगा मतलब देख लेना भाई, डिवाइड बस करना है। तो आपको क्वेश्चन में सीधा पूछेगा कि 4 स्ट्रोक के लिए मतलब आपको इतना नंबर ऑफ सिलेंडर है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 720 और 360 का। तो यहीं तक के रहेगा, क्योंकि अगला वाला ये कल का यहीं तक के रिवीजन था। आप किसी को डाउट है तो पूछिएगा। ऑनलाइन वाले बताइए शुरू से, और जिनको भी डाउट था मेरे को बता सकते हो। आप लोगों को मैं नोट करने भी बोला था, कुछ कल का डाउट हो तो बताइएगा, क्योंकि यहां से एक्चुअली क्या है ना, सिस्टम शुरू होने वाले हैं। तो ये आज मैं करने वाला था, लेकिन क्योंकि बहुत लोग को डाउट था इसलिए ये मैं शुरू नहीं किया हूं। तो हम आगे देखेंगे, फ्यूल सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम, गवर्नर, ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है अभी। और ये इंजन जो है सबसे बेसिक है, इसी के फिर क्या है, इसके अलावा और जो सिस्टम्स हैं उसी इंजन में लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको बोला ना, इंजन में कम से कम 1000 पार्ट्स होंगे, लेकिन हमको जो जो इंपॉर्टेंट काम का है हमको उसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो बताइए ऑनलाइन वाले, किसी को डाउट कल और आज में कुछ समझ आया कि अभी भी समझ नहीं आया? बताओ, सब लोग बोलो भाई, ऐसे में फिर डबल डबल कहां क्लास करते रहेंगे ना। हाँ, तो देखो शुरू में क्या है, आप लोग को ये इंजीनियरिंग वाला ये वाला पोर्शन इसलिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल जाएगा, क्योंकि ये अगर आप लोग यूजी में अगर ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं तो समस्या है फिर। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और यहाँ पे 1-1.5 घंटे की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको कम से कम बेसिक इंजीनियरिंग का इंजन के बारे में थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप पूरा सिस्टम को एकदम से समझ जाओ, लेकिन थोड़ा सा सहयोग मेरे को आप लोग की तरफ से भी चाहिए कि आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ये क्योंकि थ्योरी वाली क्लास नहीं है, यूजी का नहीं है क्लास, ये क्या है कॉम्पिटिटिव, आपके पास समय कम है। ये इतना जो हम लोग तामझाम मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा सिलेबस इंजीनियरिंग का तो और इसमें बड़ा है आरएचयू वाले, और आरयू में तो थोड़ा कम था, इसमें अनावश्यक इतना बड़ा कर दिए जबकि नीड नहीं है। तो इस टाइप से रहेगा तो अपन, ठीक है, मैं थोड़ा सा और स्लो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा हूं कि हम लोग थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज जो यूजी में था, मैं आपको अलग से नहीं बोल रहा हूं, जो आपके कोर्स में है, जो आप लोग पढ़े हो। आप ये नहीं भाई बिना बीएससी एग्रीकल्चर किए, ग्रेजुएशन किए तो आप आया नहीं होगे यहाँ पे। हॉर्टिकल्चर में भी है फॉर्म मशीनरी और एग्रीकल्चर में भी है फॉर्म मशीनरी, तो आप उसको पास करके आए हो या तो फिर गलत तरीके से पास किए हो, ये कहलाएगा, है ना। हाँ हाँ बोलो। नहीं, मैं समझ गया, मैं अपने तरफ से सहयोग करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कॉम्पिटिटिव वाले क्लास को आप थ्योरेटिकल क्लास से कंपेयर नहीं कर सकते ना, मैं ये बोल रहा हूं। उतना टाइम नहीं, बाकी फिर पूरा सिलेबस छूट जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। भाई एक टाइम अचानक से भी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? मेरा ये कहना है, मैं मेरे से जो बनेगा मैं वो कर रहा हूं, लेकिन ये है कि आप लोग को भी थोड़ा जो कोर्स में है उसको तो आप लोग को भाई ये तो आप ये उम्मीद करके एक्सपेक्ट करके तो नहीं आओगे ना कि कोचिंग में ही हम लोग पूरा थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लेंगे। कोचिंग में तो थोड़ा मतलब, हाँ नहीं मैं समझ गया। ये सुनो ना, आप जो बोल रहे हो आपके बोलने से पहले उसको माइंड किया गया है, वो पूछो कैसे। ये जो क्लास आज दोबारा क्यों पढ़ाई गई, कल वाली ये क्लास यहां तक कल हो चुकी थी, कल आप थे कि नहीं थे? हाँ, तो सेम यहीं तक हम लोग पढ़े नहीं कल जहां से शुरू किए आज हम यहीं इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि मेरे को ये रियलाइज करवाया गया कि भाई थोड़ा सा उस बैच में जो 2 साल कोरोना वाला था, मैं अपने तरफ से सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि आप लोग की तरफ से भी सहयोग चाहिए भाई। बिल्कुल जीरो में ना तो फिर समस्या हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये कहने का मतलब है हम यही चाह रहे हैं ना कि भाई समय पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसीलिए कल ये जो क्लास है मैं कल 2 घंटे पूरा पढ़ाया था। तो ये मेरा कहने का मतलब मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं और उसी